हाँ तो आ जाइए 12th क्लास वाले बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कानों में ये ईयरफोन लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है कि आज हम हिंदी सॉन्ग सुनने के मूड में हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। आज हम दो काम करेंगे एक बार में, पढ़ाएंगे भी और अपना मूड भी बनाएंगे, यानी कि अपने गाने भी सुनेंगे और आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी ना। तो जैसा कि कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था, अक्षीय रेखा, मतलब अक्षीय रेखा थी एंड ऑन पोजीशन में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कल अक्षीय रेखा पर देखी थी, आज देख रहे हैं निरक्षीय रेखा पर। तो सबसे पहले यही न देखें कि अक्षीय और निरक्षीय होती क्या है भाई, कि अक्षीय रेखा क्या होती है और निरक्षीय क्या होती है। पहले इसी पे गौर करते हैं। देखिए थोड़ा ये इस साइड में लगाता हूँ, माइक का प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हेलो, हाँ ठीक है ना, अब कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अक्षीय। आप लोग कंफ्यूज हो गए, ये अक्षीय क्या होती है, ये निरक्षीय क्या होती है। अक्षीय को कहते हैं अंग्रेजी में एंड ऑन पोजीशन और निरक्षीय को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले डालते हैं अक्षीय रेखा। ठीक है, अक्षीय रेखा वह होती है, अक्षीय स्थिति वो होती है जो अक्ष के अनुदिश हो। जैसा कि वैद्युत ध्रुव यही तो था, यही तो होता है वैद्युत ध्रुव। तो अक्षीय रेखा जो होती है जो अक्ष के अनुदिश होती है, मतलब ये है, ये रेखा हो गई, अक्षीय हो गई। ये अक्ष है, अक्ष के अनुदिश बिल्कुल अक्ष के बराबर में। जैसा कि ये वैद्युत ध्रुव है तो इसके यू साइड में, चाहे फिर वो साइड इधर क्यों ना हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कोई प्रॉब्लम, इससे कोई परेशानी नहीं है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ठीक है, ये अक्ष के अनुदिश होनी चाहिए, वो होगी अक्षीय रेखा। अब बात करते हैं निरक्षीय की। निरक्षीय की बात करें तो निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा वो होती है जो अक्ष के लंबवत, ये अक्ष के लंबवत होनी चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये हो गई निरक्षीय इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब तो आप लोग समझ गए अक्षीय और निरक्षीय में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, इसको सबको मिटाते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत ध्रुव, ये निरक्षीय रेखा का जो चित्र है वही पहले बनाते हैं। ठीक है, मिटाने के लिए थोड़ा मैं वो ले आऊँ, जब जरूरत पड़ेगी तब ले आऊँगा। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं पहले। ठीक है, इधर ही बना लेते हैं। ये वैद्युत ध्रुव है, ठीक है, इधर बनाते हैं। ऐसा ही तो होता है वैद्युत ध्रुव। ये ए मान लो, ये बी मान लो। ठीक है, इस पे माइनस क्यू आवेश होता है, इस पे प्लस क्यू आवेश होता है। ठीक है, ये ओ बिंदु होता है, यहाँ तक की दूरी एल होती है। टोटल मिला के 2L हो जाती है ये दूरी।
देखिए मान लो ये कोई मार्कर 2 मीटर का है, 2 मीटर का, ठीक है। तो इसको बीच में से मैं काट दूं या फिर बीच तक की दूरी रखूं मैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर ही तो हो गई, तो 1 मीटर इधर को बची, टोटल मिला के 2 मीटर हो गई। तो वही तो है, ये पूरा तो 2L है इसकी लंबाई, ठीक है, लेकिन आधी आधी करके इधर L हो गई, इधर L हो गई, ठीक है, इसलिए ये आई है। तो अब देखते हैं जो हम निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु यहाँ P है, कोई बिंदु यहाँ P है, ठीक है, इससे कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, ठीक है। ध्यान से समझना। तो अब एक रेखा यहाँ से यूं जाएगी, एक रेखा यहाँ से यूं जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी घूम गई है, ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इस प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर साइड में होगी, यूं ही तो होगी, E1। भाई मैंने आपको कल बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो तो चलती है माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। लेकिन जो वैद्युत द्विध्रुव में होता है वो उल्टा सिस्टम होता है, वो प्लस से माइनस की ओर चलती है। तो ये प्लस से दूर की ओर जाती है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव में। तो ये मान लो प्लस क्यू आवेश है, इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर हो जाएगी और वो सीधी जाएगी। ये नहीं है कि यूं जाके यूं किधर मुड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, वो सीधी जाती है। तो वही तो यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यूं जा रही है, जो सीधी जाएगी, ऐसे जो जा रही है तैसे यूं सीधी जाएगी, ठीक है, E1। और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, वो माइनस की ओर आती है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस की ओर आएगी, ठीक है, वो इधर साइड में ही आएगी, ठीक है। ये हो गई E2, ठीक है। अब आप लोगों को इसके घटक बना के दिखाते हैं हम, ठीक है। अब इसके घटक बनाते हैं हम। घटक कैसे बनाएंगे, ये घटक हो गए। जो ये लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर, ये होती है साइन थीटा, ये होगी E1 साइन थीटा, ठीक है। ये हो गई E2 साइन थीटा। ये क्षैतिज घटक होते हैं, जैसे ये क्षैतिज ही तो घटक है, ऐसे ये क्षैतिज घटक है, ठीक है। ये होता है cos थीटा। एक बात याद रखना, जो ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, लेकिन जो क्षैतिज घटक होते हैं वो क्या होते हैं, cos थीटा। तो ये यहीं तक रखिए इसको। ये क्या होगी, ये E1 cos थीटा और यही होगी E2 cos थीटा, ठीक है। तो यही यहाँ बना लेते हैं। इसके E1 के और E2 के दो घटक बनाए थे हमने, जो ये हैं E1 के। हमने ये घटक मतलब E1 जो वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब हम इन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक बनाएंगे हम। और ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मतलब किस साइड में होगी, ये आपको पता है भाई। कल जो अक्षीय रेखा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये चित्र था वो ऐसा ही तो था, ये यूं गई थी, ठीक है। ये बिंदु P था, यहाँ पे बिंदु P तो था,
यहाँ से प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा था, माइनस क्यू आवेश यहाँ रखा था, ठीक है। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो यूं गई थी, और माइनस के कारण आई थी वो यूं आई थी, ठीक है। E1 E2 परिणामी यहाँ थी, ठीक है, ये परिणामी होती है। और परिणामी की दिशा किस तरफ बताई थी मैंने, मालूम है? इस तरफ ही बताई थी मैंने, इस तरफ। क्यों? क्योंकि E1 ज्यादा है इसलिए। लेकिन यहाँ तो बराबर है, E1 और E2 बराबर है, तो किस तरफ होगी भाई? वो तो सीधी होगी, फिर ऐसे अक्ष के समांतर होगी, ठीक है, ऐसे होगी, ठीक है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया? इसको मिटाते हैं। तो मैंने बताया था इसके घटक बनाएंगे हम, तो लंबवत घटक बनेगा ऐसे कि ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये क्या बनेगा? E1 sin थीटा, ठीक है। और ये बनेगा E2 cos sin थीटा, ठीक है। और यही बनेगा ये क्षैतिज घटक, ये यही बनेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। क्षैतिज घटक में जो इसकी दिशा होगी E1 E2 की, वो एक ही डायरेक्शन में होगी, इधर साइड में, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर में जो दिशा होगी, ऊर्ध्वाधर घटकों की जो दिशा हो वो विपरीत होगी, ऐसा कि ये है, ये विपरीत है। E1 के ऊपर को है दिशा, E2 के नीचे वो है। और मैंने बताया था E1 और E2 ये बराबर हैं, दोनों परिणाम में, परिमाण में बराबर हैं, ठीक है, और विपरीत दिशा में हैं। और जब दो घटक विपरीत दिशा में हों और बराबर हों तो वह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और क्षैतिज घटक जो होते हैं, जरूरी नहीं क्षैतिज हो चाहे ऊर्ध्वाधर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा कि ये और एक ही दिशा में हो, चाहे बराबर हो चाहे ना बराबर हो, लेकिन एक ही दिशा में हो तो वो जुड़ जाते हैं। तो ये क्या होंगे? ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये तो कट गए, E1 और E2 तो ये तो कट गए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये तो कट गए। अब बचे E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो इसका क्या करेंगे मालूम है? इनको जोड़ देंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को। और बराबर के किसके जोड़ेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के P के, मतलब E के, बिंदु P पर ही तो है ये E। तो हम क्या करेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, इसको जोड़ देंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने अब रफ कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो तो थ्योरी लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। थ्योरी ऐसे लिखी जाएगी इसकी। माना A और B, माना A B एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है जिनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, ठीक है। इतना लिख दीजिए आप लोग, नहीं तो बना के इसमें से जो भी मैंने ये रचना की है वो भी बना के लिख दीजिए, लेकिन इतनी लिख दीजिए तो भी कोई बात नहीं, आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, शुरू कर देंगे। और ये जो दूरी है ये तो बिंदु O से P तक की दूरी है, लेकिन हमें तो अब इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी भाई, प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी हमें, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम जरूरत पड़े तो उससे पहले ही ना हम निकाल लें यहाँ तक की दूरी, पहले निकाल लेते हैं भाई।
अब एक बात बताइए आप लोग, अब हमें मानस बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी कैसे निकालेंगे? भाई हाई स्कूल याद आ रहा है आपको? हाई स्कूल का मैथ हाई स्कूल में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये कुछ बन नहीं रहा है ऐसे करके, ये तीन कोण का त्रिभुज नहीं बन रहा है, आपको दिख नहीं रहा त्रिभुज, और त्रिभुज के दो रेखाओं पर तो मान दिया ये एक का निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो क्या वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, हाई स्कूल में पढ़ा है ना। क्या लगाएंगे भाई? ये कर्ण मान लो इसको, ए पी पी ए को कर्ण मान लो, पी ए को कर्ण मान लो। पी ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब यही तो है आर, यानी ओपी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है ए ओ ए का वर्ग, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या करेंगे? पी बराबर ओ पी की वैल्यू रख लो, ओ पी की वैल्यू क्या आर स्क्वायर प्लस ओ ए की वैल्यू एल स्क्वायर। अब इस पे से वर्ग हटाएंगे, पी बराबर रूल लग जाएगा इस पर अंडर रूल, ये वैल्यू लग रहा है, ये यहाँ रख दो, मतलब यहाँ रख दो। अब ए पी की क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर, साफ साफ लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये निकला है। अब ये भी निकालना है हमें। भाई एक बात बताइए आप लोग, ये त्रिभुज कोई अलग तो है नहीं है भाई, इतना बड़ा ये है, इतना बड़ा ये है, ठीक है, वही मान इसका है, वही मान इसका है, तो इसका का कोई अलग से थोड़ी आएगा मान, यही होगा इसका भी। नहीं तो निकाल के देख लो आप लोग, विश्वास नहीं है तो, नहीं तो मैं तो यही लिख देता हूँ। इसका मान भी निकालेंगे तो यही निकलेगा, यही लगा दिया मैंने, ठीक है। कितना क्लियर हुआ? नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दिया करो, दोबारा समझा दूंगा मैं, ठीक है। थ्योरी तो आप लोगों ने लिख ली। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहले पॉइंट में लिखेंगे। कैसे? पहला पॉइंट डालिए, पहले पॉइंट में लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या करेंगे? अब ये तो आप लोग पढ़ चुके हो, ये फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। तो इसी सूत्र के अनुसार करेंगे हम। तो प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे? E1 मानेंगे, ये E1 ही तो निकाल रहे हैं हम। तो E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आर है, आर की जगह पे दूरी क्या है? P से B तक की दूरी क्या है? यही तो निकाली थी अभी मैंने, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूढ़ में आ जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा इसका, क्योंकि इस पर वर्ग लग रहा है, ठीक है। अब वर्ग से इस रूढ़ को हटा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों? ये स्क्वायर से रूढ़ हट गया, ठीक है। इसको डालो समीकरण, ठीक है। अब इस सूत्र को मिटा देता हूँ मैं, इसकी अब
माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ लाइन ड्रा की है मैंने। अब डालो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इस मास के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2, यही तो है E2। E2 निकालेंगे तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन, यहाँ तक की दूरी क्या है, A से P तक की दूरी यही तो है भाई, जो उसकी थी वही इसकी है, रूट में है ये, ठीक है। अब स्क्वायर से इसका भी रूट हट जाएगा। अब हम इसका भी रूट हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन, स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या हो जाएगा, r² प्लस l², ठीक है। इसको डाल दो समीकरण 2, ठीक है। अब E1 और E2 इन दोनों के मान किस में रख देंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समीकरण में। क्या है, E बराबर E1, यही तो है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही तो है फॉर्मूला, समीकरण यही तो है। अब cos थीटा इसमें भी है, cos थीटा इसमें भी है भाई, cos थीटा का कॉमन ले लो ना, हाँ ले लेते हैं कॉमन, इक्वल E1 प्लस E2 cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये बन गया। अब cos थीटा का मान कहाँ से निकालोगे आप लोग, यहीं से निकाल लो, इस त्रिभुज से निकाल लो, अलग से क्यों लगाएंगे भाई। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यही तो होता है। अरे ये पता नहीं, लाल बट्टे कक्का, ये पढ़ा नहीं, ये कुसान होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक कॉसिक, तो कॉस के बराबर आधार बट्टे कर्ण, यही तो होता है। स्कूल में पढ़ाया नाम में आप लोगों ने भी पढ़ रखा, ठीक है। तो आधार क्या है इसमें, आधार है इसमें L, कर्ण क्या है, ये क्या लगा देंगे, इक्वल E1 प्लस E2, cos के लिए क्या लगा देंगे हम, L यानी आधार, L बट्टे कर्ण क्या है, r² प्लस l² रूट में, ठीक है, यही तो है। ये तो हमने cos थीटा की वैल्यू रख ली, ठीक है। आवाज साफ आ रही है, हाँ। अब E1 और E2 की रख लो, यहां से रख लो। E1 की क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन r² प्लस l², ठीक है, प्लस E2 की भी यही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 की ये है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन r² प्लस l², ठीक है, यही तो है। और पीछे ये रख लो cos थीटा का मान, L बट्टे रूट में r² l², ठीक है। अब आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन r² प्लस l², ये भी इतना ही मान है और ये भी इतना ही मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन r² प्लस l²। ये दोनों E1 E2 बराबर ही तो हैं भाई, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। x प्लस x बराबर क्या होता है, 2x, y प्लस y बराबर क्या होता है, 2y। जब ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता भाई, ये जुड़ सकते हैं, x और x 2x हो सकते हैं, तो ये दोनों एक तार हैं, तो ये क्यों नहीं जुड़ सकते, तो इनको मैं जोड़ के मतलब छोटा कर दूं, कर देता हूं,
तो वे इस तरफ आ नहीं पाएगा, ये आ तो जाएगा, नहीं आ पाएगा। इधर से हट मिटा देता हूँ अब इसको, ठीक है। आप लोग इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इधर, ठीक है। मिटा रहा हूँ, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जोड़ के क्या कर देंगे 2, तो क्या कर देंगे इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/r² प्लस L², ठीक है। ये 2 कर दिया हमने, आगे 2 का गुणा कर दिया, भाई बात तो एक ही होगी ना। अब इंटू ये मान रख लो L/r² प्लस L² रूल में, ठीक है। अब आप लोग एक बात याद ध्यान दीजिए, इक्वल, क्या मैं इस 2 को L के पास में ले आऊं? भाई गुणाई तो कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं Q इंटू 2 को इस साइड में ले, मतलब L का इसमें गुणा कर देता हूँ, Q इंटू 2L हो जाएगा ऐसा, हाँ हो जाएगा। और पहले में ये लिख देता हूँ, ये नियतांक लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इंटू अब लिखता हूँ Q इंटू 2L, ठीक है। ये 2 मैंने L के पास में लिख दिया, क्योंकि गुणा कर दिया। अब इनका भी गुणा करो भाई, R² प्लस L² इस पे एक घात है भाई, एक लिखो या ना लिखो, एक तो है कम से कम इस पे घात, लेकिन हम लिखते नहीं, एक घात है इस पे, और इस पे आधी घात है भाई। जो रूट होता है अंडर रूट, इसकी घात 1/2 होती है, ठीक है। तो एक घात इसकी, आधी घात इसकी, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा R² प्लस L², इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात 1 प्लस आधी घात इसकी 1/2, जोड़ना कितनी हो रही है 2 लासा ले लिया, 1 2 2 2 2 प्लस 1 बराबर 3/2, कितनी होगी इसकी घात 3/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण आपने पढ़ा होगा, जो उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल Q इंटू 2L, जो मैंने पढ़ाया था। तो Q इंटू 2L की जगह पे मैं P रख सकता हूँ, भाई क्यों नहीं रख सकता। तो हम यहाँ क्या कर देंगे P अपॉन, दूर लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन। अब आप लोगों की बात पे ध्यान दीजिए, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि आपके पास एक बाल्टी दूध है, उसमें से 1 गिलास दूध निकाल लो, तो उस बाल्टी पे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है भाई, थोड़ा ही तो घट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है। तो जब ये दूरी यहाँ तक कि R है, R के सामने L क्या लागी भाई, L तो बहुत कम है R के सामने, तो L यहाँ लिख दो R ग्रेटर देन L, मतलब R L से बहुत बड़ा है, इसलिए L को नगण्य मानने पर तो क्या हो जाएगा, L तो को तो छोड़ दो, R पे है कितनी 2 घात और 3/2 घात ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा रफ करता हूं, आप लोग नोट कीजिए, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहां लिखिए आप लोग E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन। अब इस 2 से इस 2 को काट देता हूं, ठीक है, घात से ये काट दी, क्या बचा R क्यूब। ये क्या होता है
निरक्षीय रेखा का सूत्र होता है। अब ये तो अगर वायु अथवा निर्वात के लिए हो तो वैक्यूम के लिए वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1, तो 1 का इंटू के में कर दो, मतलब इस संख्या में 1 के पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तो 1 हो जाएगा P अपॉन, ठीक है। इसका सूत्र होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? तो आज का ये डेरिवेशन पूरा क्लियर हुआ। अगर नहीं समझ में आ जाए तो आप लोग कमेंट कीजिए, कुछ भी नहीं समझ में आ जाए इसके मामले में तो कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में उसकी गलतियां फिर से आपको सुधारेंगे, ठीक है। अब कल का भी जो सूत्र था और आज का सूत्र है, इन दोनों सूत्र में क्या डिफरेंस है? कुछ ही डिफरेंस नहीं है। कल का भी यही सूत्र था, बस उसमें क्या था, यहाँ 2 था, यहाँ 2p था, लेकिन इसमें खाली p है। तो इससे क्या मतलब सिद्ध होता है जानते हो? इससे ये सिद्ध होता है, पसीना आ रहा है थोड़ा रूमाल से, इसको पूंछ लेता हूं, ठीक है। इससे सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो अक्षीय रेखा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, जो अक्षीय स्थिति में होती है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वो निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है, ठीक है। इतना यही तो है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। और ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको 1-2 बार रिपीट कीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए। इसे पेपर में जरूर आते हैं ये अक्षीय निरक्षीय के, एक तो जरूर आता है इसमें से, ठीक है। तो आज की वीडियो ज्यादा लंबी वैसे भी हो गई है, अब इससे ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूं मैं, यहीं पर विराम कर दीजिए। अब देखते हैं कल लेके आएंगे अगला टॉपिक, बलयुग्म आघूर्ण देखेंगे कल।